A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in the last class we have started the new chapter of your Indian economic development, that is rural development. So in the last class we have already discussed about the introduction part as well as the meaning of the rural development and what are the different challenges or the key issues of the rural development. So in today's class we are going to study the rural credit topic and what are the different sources for the people who are residing in the rural areas to have different kind of credit facilities so that they can invest that money in the different sector, basically producing the commodity in the agriculture sector. Okay, so in today's class we are going to discuss about all these topics. So let's get started. Growth of the rural economy depends primarily on the infusion of capital from time to time to achieve higher productivity in agriculture and non-agriculture sector. ठीक है, जब भी अगर हम रूरल इकोनॉमी के ग्रोथ की बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? इन्फ्यूजन ऑफ द कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या है इकोनॉमी में कंटिन्यूसली ऐड होता रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है इन एग्रीकल्चर, हम लोग क्या है लाइफ स्टॉक की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, पिस्सीकल्चर की, ये सारी के क्या है नॉन एग्रीकल्चर एरियाज है। तो इनका भी डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम क्या है कैपिटल का इन्फ्यूजन, कैपिटल क्या है ऐड होता रहेगा। So as the time gestation between crop sowing and the realization of the income after production is quite long. ठीक है, जो ये टाइम गैप है, टाइम लैग है किसके बीच का, कि जब भी कोई भी फार्मर क्रॉप को सो कर रहा है और उससे इन रिटर्न उसको जब भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन से इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, जब भी फार्मर सो कर देता है तो उसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ता है ना, कि टाइम लगता है, एंड देन उसको क्या करता है वो कट करता है, एंड देन उसको फाइनल रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में लाता है, एंड देन सोल्ड इट इनटू द मार्केट, तब उसको क्या है मनी मिलता है, इनकम मिलता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। सो फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए फार्मर क्या है कहीं ना कहीं से बोरो करता है, फंड को इन्वेस्टमेंट करता है। बेसिकली किसके लिए, उसको सीड्स चाहिए, उसको क्या चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो इनके लिए क्या है उसको कहीं ना कहीं से फंड को बोरो करना पड़ता है। और अदर भी फैमिली एक्सपेंसेस भी हो गए कि अगर घर में क्या है किसी की मैरिज है या डेथ हो गई है किसी की, या रिलीजियस सेरेमनीज कराना है, इसके लिए भी किसी भी इंडिविजुअल को फंड की ज़रूरत होती है इन द रूरल एरियाज। सो रूरल क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट फॉर द फार्मर्स इन द रूरल एरिया। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, बेसिकली कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। सो क्रेडिट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ इन द रूरल एरियाज़। जैसे ही क्रेडिट मिलेगा तो रूरल एरियाज़ में भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सो गवर्नमेंट शुड ensure an effective rural credit delivery system so that timely access to the credit is made possible in order to enhance agricultural productivity. So it is the responsibility of the government, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रूरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ वो टाइम टू टाइम रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कर सके, जिससे जो भी एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, उनका इन्हांसमेंट होता है। ठीक है, अभी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द रूरल क्रेडिट नीड, कि जो भी रूरल क्रेडिट नीड है उसको किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन रूरल क्रेडिट की, मतलब जो भी रूरल क्रेडिट की नीड है वो बेसिकली किसके लिए है। सो इट इज़ द अकॉर्डिंग टू द टाइम, according to time and according to purpose। टाइम में मतलब कि जो भी फंड की क्रेडिट की ज़रूरत है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मीडियम टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए। अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस मतलब उसे किस पर्पस के लिए चाहिए,
जो भी क्रेडिट की फैसिलिटी है, एजुकेशन के लिए चाहिए या कहीं पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है, सीड्स फर्टिलाइज़र करना है या रिलीजियस सेरेमनीज़ करना है या कोई भी जो भी उसका पर्पस है, उस पर्पस के लिए उसको फंड चाहिए। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं रूरल क्रेडिट नीड की कि रूरल एरियाज़ में क्रेडिट और फंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसको 2 में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग कि किस टाइम पीरियड के लिए उसे चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या मीडियम टर्म के लिए चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और पर्पस मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो रूरल क्रेडिट ले रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टाइम बात करते हैं तो क्रेडिट नीड्स फार्मर्स कैन बी डिस्कस्ड एज, वो जो फार्मर को नीड है वो किसके लिए 3 के लिए है, दैट इज शॉर्ट टर्म नीड्स, मीडियम टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, 3 टाइम पीरियड के लिए किसी भी फार्मर को फंड की जरूरत होगी। शॉर्ट टर्म नीड्स देखिए कह रहा है इट इज़ द क्रेडिट रिक्वायर्ड नीड फॉर दी शॉर्ट टर्म नीड, जो भी शॉर्ट टर्म नीड्स है उसके लिए चाहिए। सो द पीरियड ऑफ दिस लोन रेंजेस फ्रॉम 6 मंथ्स टू 15 मंथ्स। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ से 15 मंथ्स तक होता है, मतलब इस टाइम पीरियड के लिए ही किसी इंडिविजुअल को, किसी भी फार्मर को फंड चाहिए। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय सीड्स, टूल, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फार्मर को टेन्योर परचेज करना है, फर्टिलाइज़र परचेज करना है और भी डिफरेंट काइंड के सीड्स परचेज करना है। फिर आता है मीडियम टर्म क्रेडिट, तो ये बेसिकली मीडियम टर्म के लिए होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स। इस टाइम पीरियड के लिए किसी भी फार्मर को क्या है फंड की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय मशीनरी, इक्विपमेंट, डिगिंग वेल्स, कंस्ट्रक्टिंग कैटल शेड्स। ठीक है, ये मशीनरी परचेज करने के लिए या डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट चाहिए या डिगिंग वेल्स, जो भी वेल तो पता होगा कुआं जो होता है उसको डिग करने के लिए चाहिए, या जो भी कैटल्स हैं, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं जिनको कैटल बोलते हैं, जिनसे मिल्क मिलता है, उनके शेड के लिए भी ये सारे फंड के लिए मीडियम टर्म नीड्स होती है, जो भी फार्मर्स क्या करता है वो बोरो करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज लॉन्ग टर्म नीड्स। तो लॉन्ग टर्म नीड्स का टाइम पीरियड है 5 ईयर्स टू 20 ईयर्स। ठीक है, इस टाइम पीरियड के लिए किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फार्मर को फंड की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय असेट्स लाइक ट्रैक्टर्स, लैंड, हैवी मशीन, इक्विपमेंट। ठीक है, ये जो फंड किसी भी इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है उसका पीछे मोटिव ये होता है क्योंकि अगर हम लोग क्रेडिट की फैसिलिटी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको इस पर किसी भी फार्मर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बट वो इंटरेस्ट क्या होता है, लो रेट होता है इंटरेस्ट का। तो वो टाइम पीरियड उनका ज़्यादा होता है, जैसे उनको कोई ट्रैक्टर परचेज़ करना हुआ या कोई मशीन परचेज़ करनी हुई या लैंड परचेज़ करना होता है, तब जब वो लोन लेते हैं तो वो लोन कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टाइम 3 टाइम में डिवाइड करता है, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड दी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड क्या होता है 6 मंथ्स टू 15 मंथ्स, मीडियम टर्म का 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स एंड द लॉन्ग टर्म नीड्स होती है फंड की ज़रूरत है 5 ईयर्स टू 20 ईयर्स। नेक्स्ट जो आता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग इसका 2 हाथ हो जाता है, दैट इज प्रोडक्टिव एंड दी अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। इस बेसिकली 2 जो भी हम लोग बोल सकते हैं पर्पस यही है कि उसे जो भी फार्मर्स को फंड चाहिए वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आगे प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, चाहे वो अनप्रोडक्टिव मतलब उसको मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए या कोई भी रिचुअल्स करने हैं, कोई भी सेरेमनी करनी है, उसके लिए फंड की जो ज़रूरत होती है। ठीक है, सो प्रोडक्टिव पर्पस देखो, इट इज़ क्रेडिट रिक्वायर्ड टू मीन द प्रोडक्टिव पर्पस। So in other words, this credit is required to enhance the agricultural production. Agricultural जो production है उसको enhance करने के लिए होता है, and it is required to buy seeds, machine, fertilizer, constructing cattle sheds, digging wells, undertaking permanent land improvement. ये सारे के लिए productive है क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर वो seeds करेगा तो कहीं ना कहीं productivity increase करेगी। Unproductive क्या होता है, basically credit is required to meet the social obligations
ऑब्लिगेशन, जो भी सोसाइटी के जो भी ऑब्लिगेशन है उनके लिए किया जाता है, विच डू नॉट इन्हांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस नहीं करता है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव मतलब वो अपने सोशल मोटिव्स जो होते हैं उसके लिए कोई भी फार्मर क्या करता है, लोन लेता है. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन दी पर्सनल फ्रंट सच एज रिलीजियस सेरेमनीज कोई करनी है, कोई भी फेस्टिवल्स हो जाते हैं, या मैरिज है, घर में किसी की मैरिज है, या एजुकेशन है, या पे बैक दी ओल्ड डेट. पे बैक ओल्ड डेट मतलब कोई भी फार्मर ने क्या किया है, कोई भी डेट लिया है पुराना, कोई भी लोन बोरो किया है, उसको पे बैक करने के लिए भी वो क्या करता है, क्रेडिट की फैसिलिटी को लेता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ दी रूरल क्रेडिट नीड. रूरल क्रेडिट की नीड क्यों होती है, तो उसका डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज टाइम के अकॉर्डिंग उसकी नीड क्या है और पर्पस के अकॉर्डिंग क्या नीड है. फिर अकॉर्डिंग टू टाइम इसको 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है, दैट इज शॉर्ट टर्म नीड्स, जो उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, देन मीडियम टर्म नीड्स एंड दी लॉन्ग टर्म नीड्स. पर्पस के अकॉर्डिंग 2 में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर रहा है, मतलब आगे फर्दर इनकम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है. अनप्रोडक्टिव मतलब इट इज़ बेसिकली फॉर द सोशल मोटिव्स, जो भी उसकी सोसाइटी के या जो उसके पर्सनल फ्रंट होते हैं जो उनको फुलफिल करने के लिए वो अनप्रोडक्टिव रहता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट. अब तो ये समझ में आ गया कि इसके लिए बेसिकली फार्मर क्या करता है, फंड को लेता है, बट उसके सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से वो फंड को लेगा. सो नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. अभी आप लोग सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके 2 सोर्स होते हैं. 2 सोर्स मतलब या तो वो कोई भी फार्मर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जाएगा और या तो वो नॉन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. नॉन इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों ने सुना होगा पहले सोशल साइंस में कि जो भी फार्मर्स होते थे या पीपल होते थे उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता था क्रेडिट को लेने का, तो किसके पास जाते थे, ज़मींदार्स के पास जाते थे, फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास, इनके पास जाते थे. और हमें पता है कि जब भी ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, इनको ज़मींदार बोलते हैं, वो सब क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं. तो कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई भी लोन बोरो करने जा रहा है तो वो उस डेट को पे ही करता रह जाएगा और वो फंड को वापस नहीं कर पाता है. इसकी वजह से जो भी फार्मर है वो अपनी लैंड को भी लूज़ कर देता है, क्योंकि ज़मींदार का क्या है कि अगर नहीं दोगे तो वो उनकी लैंड भी ले लेगा. तो नॉन इंस्टीट्यूशंस आते हैं कि बट इन सारी ड्रॉबैक्स को देखते हुए ये देखा गया कि अब हम बस इंस्टीट्यूशन पे, नॉन इंस्टीट्यूशन पे बेस नहीं हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी होने चाहिए जो फंड को क्या करे, रेस करे. अब इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या आ गए, जैसे कमर्शियल बैंक्स बने, आपको पता है सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हुए, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हुए, फिर रीजनल रूरल बैंक्स हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, नबार्ड है. ये सारी क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, जिससे लोगों को क्या है, क्रेडिट की फैसिलिटी ईजिली मिल सके और विद द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी क्या हो वहाँ पे कम है. ठीक है, सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द टॉपिक. सो द टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट. सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. कि रूरल क्रेडिट के सोर्सेज क्या हैं. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, एज आई हैव टोल्ड, कि जो मनी लेंडर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं एक्सप्लॉइट करते थे जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं. ठीक है, सो एंड लैंडलेस लेबरर्स, जो भी लैंडलेस लेबरर्स हैं, मतलब जो लेबर हैं किसी और की लैंड पे वर्क करते हैं, बाय लेंडिंग मनी टू देम ऑन दी हाई इंटरेस्ट रेट. वो क्या है, मनी लेंडर्स, ज़मींदार, वो क्या करते थे, लोन तो देते थे बट इंटरेस्ट रेट क्या करते थे, बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे. एंड बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट टू कीप देम इन अ डेट ट्रैप. और वो क्या काम करते थे कि अगर हम लोग क्या है कि पहले अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ज़मींदार, तो मेरे पास क्या है, बहुत सारे फार्मर्स क्या करने आ रहे हैं, लोन लेने आ रहे हैं. तो सबका क्या है, वो अकाउंट प्रिपेयर करेगा कि ये दिस फार्मर ने इतना पैसा लिया, इसने इतना लिया. अब वो क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग उसको, उस अकाउंट को मैनिपुलेट. फॉर एग्जांपल अगर कोई वो 5000 लिया है तो उसका अपने अकॉर्डिंग 7000 कर देंगे.
तो उनके अकाउंट को भी मैनिपुलेट करते थे। अब कोई भी फार्मर क्या है उस टाइम तो नीड में, फिर वो उस पर हो जाएगा कि नहीं, इंसिस्ट करेगा नहीं आपने 5000 नहीं 7000 लिया था। तो अब क्या है, कोई भी फार्मर एकदम कंटिन्यूसली वो डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। डेट ट्रैप मतलब जो भी डेट है, लोन, उसी ट्रैप में वो फंसता चला जाता है और वो आगे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि जब उसके पास फंड नहीं है कुछ, अगर फॉर एग्जांपल उसने 5000 लिया, वो प्रोड्यूस भी क्या कर रहा है 6000 का टोटल उसने प्रोड्यूस किया, तो 1000 तो हो सकता है उसको पूरा जो भी इंटरेस्ट है उसी को देने में चला गया, तो उसके पास जो बचता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये सारे क्या थे, जो भी मनी लेंडर्स थे इन लोग के सारे ड्रॉबैक थे, ठीक है। अ मेजर चेंज अकर्ड इन आफ्टर 1969। देखिए एक जो हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए एक क्या कह सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन आया था। रिवॉल्यूशन करने कहने का मतलब ये है कि 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। 14 ठीक है, याद रखिएगा, ये सब आगे भी बहुत काम आते हैं। तो 14 बैंक क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे, ठीक है। फिर 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए। तो ये अभी इसमें एक स्टेटमेंट है ना कि आफ्टर द 1969 के बाद व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच, जब इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था कि सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी, मतलब एक ही बैंक है वो बहुत मल्टीपल काम्स कर रहे हैं टू एडिक्वेटली मीट द नीड ऑफ द रूरल क्रेडिट, कि जो भी रूरल क्रेडिट की नीड है उसको वो फुलफिल कर सके। क्योंकि 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, ठीक है, अंडर द नरसिम्हन कमेटी। डिफरेंट कमेटी बनती है, उसके अंदर ये ही बोला गया था कि 14 बैंक को नेशनलाइज करना है। और नेशनलाइज करने का मतलब ये हो जाता है कि पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरप्शन रहता है, बट जैसे ही नेशनलाइज्ड हो गए वो सब कुछ किसके अंडर आ जाता है, पूरा गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो 1969 के बाद ये बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था, बहुत सारे बैंक्स क्या हुए थे, इस्टेब्लिश हुए थे, और वो जो भी फैसिलिटी है फंड की वो प्रोवाइड करना है। सो लेटर दी, देखो यहाँ पे भी कह रहा है, लेटर दी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड दी रूरल डेवलपमेंट। सो इट इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको देख लीजिए, बोलते हैं इसको नबार्ड, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि जो नबार्ड है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, 1982, याद रखिएगा 1982। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल NA से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड दी रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में के लिए क्या था, 1982 में एक बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व द रूरल फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सारे बैंक का, वही रूरल क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज़ में जो भी बैंक थे उनका एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है, दैट इज़ नबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट, जो 1982 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ हार्बिंजर of the major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of the rural credit towards the production oriented lead, ठीक है। तो जब भी आपका ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आए कि जो भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो भी गुड्स थे उनका प्रोडक्शन होने लगा, कंट्री का क्या था डेवलपमेंट, हमें पता है कि जब भी ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे यहाँ आए थे, क्योंकि हम लोग पहले क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, डिपेंडेंट थे अदर कंट्री पे, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग ने वीट और राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिससे जो डिपेंडेंसी थी हमारी कंट्री की दूसरे कंट्री पे वो कम हो गई थी, ठीक है। सो विथ मॉडर्नाइजेशन एंड द अपग्रेडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर द requirement of the credit has increased tremendously, so the sources of the rural areas can be classified as, अब जो sources है rural areas के उसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल sources and institutional
मतलब कि अभी अगर जब भी फंड की ज़रूरत है रूरल क्रेडिट में, कौन कौन सा सोर्स होगा जिसके थ्रू क्रेडिट को रेज किया जा सकता है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर देयर। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि देयर आर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, दीज आर दी ट्रेडिशनल, मतलब ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो क्या है, ट्रेडिशनल सोर्स है रूरल क्रेडिट का। सो दीज सोर्सेज इंक्लूड मनी लेंडर्स, रिलेटिव, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड, फ्रेंड एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, मनी लेंडर्स, फिर आपके रिलेटिव्स, कमीशन एजेंट, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड, फ्रेंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके डिफरेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू फंड को लिया जा सकता है। सो out of the all the sources money lender have been advancing a major share of the rural credit requirement। इन सारे में से जो सबसे ज़्यादा इकॉनमी में प्रीवेलेंट था, बहुत ज़्यादा फेमस था, वो थे मनी लेंडर्स। ठीक है, सो दे एडवांस अराउंड 94% ऑफ द टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन द ईयर 1951-52। 1951 और 52 की बात करते हैं तो अराउंड 94% जो रूरल क्रेडिट लिया गया था, जो क्रेडिट को बोरो किया गया था, वो किसके थ्रू था, बस मनी लेंडर्स के थ्रू। 94% लोग जो भी फंड को रेज किए थे, क्रेडिट को लिए थे रूरल एरियाज में, वो मनी लेंडर्स के ही थ्रू था। तो ये बहुत ज़्यादा मनी लेंडर्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी और उनको बहुत ईजिली अवेलेबल भी फंड होता था, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता था। सो द मेजर प्रॉब्लम इन टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स आर, अब जो भी प्रॉब्लम थी मनी लेंडर से जब भी लिया जा रहा है, तो सबसे पहला था दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दस एक्सप्लॉइट फार्मर्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करते थे। दे एक्वायर लैंड ऑन द फेलियर टू पे बैक द लोन। अब अगर कोई भी लोन को पे बैक नहीं कर पा रहा है तो वो उनकी लैंड भी लेते थे एंड दे मैनिपुलेट द अकाउंट। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो अकाउंट के जो भी फार्मर्स के अकाउंट को प्रिपेयर करते थे उसको भी वो मैनिपुलेट अपने अकॉर्डिंग कर लेता था। नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रेडर्स एंड द कमीशन एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एडवांस क्रेडिट टू द फार्मर्स ऑन द मॉर्गेज ऑफ द क्रॉप, कि वो अपना फंड को प्रोवाइड करते थे, जो भी ट्रेडर्स थे, कमीशन एजेंट, वो जितने भी क्रॉप है उसको मॉर्गेज करना पड़ता था। द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, जो ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट से प्रॉब्लम थी टू टेकिंग द लोन, ये क्या था, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी क्या थे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। दे फोर्स फार्मर टू सेल देयर क्रॉप टू देम एट द लो प्राइसेस, और वो फार्मर्स को क्या करते थे, फोर्स भी करते थे कि आप अपना जो भी क्रॉप है उसको लो प्राइस में हमें सेल कर दो। नेक्स्ट आता है दैट इज लैंडलॉर्ड। सो इट इज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ग्रांटिंग रूरल क्रेडिट। सो सम ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय द फार्मर, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जब फार्मर्स लोन को बोरो कर रहे थे फ्रॉम दी लैंडलॉर्ड, सो लैंडलॉर्ड ऑल्सो चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे एंड दे एक्सप्लॉइट द स्मॉल फार्मर्स बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट, वो भी उनके अकाउंट को मैनिपुलेट करते रहते। नेक्स्ट आता है दैट इज रिलेटिव्स। सो दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रांटिंग क्रेडिट टू द फार्मर्स। फार्मर्स को जो भी उनके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। सो दीज नॉर्मली कैरी नो इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटर्न एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन प्रोवाइडर और दी आफ्टर द हार्वेस्ट। तो ये जो नॉर्मली क्या होते थे, ये फ्रेंड और रिलेटिव कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे। तो इनके ऊपर ये था कि बट डिपेंड ये करता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब मेरे पास ही बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, या तो मेरे रिलेटिव या फ्रेंड भी ऐसा तो होगा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, बहुत थोड़ा ही अमाउंट में हमें दे सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये हो जाती थी क्योंकि उनको भी तो अपना प्रोडक्शन करना है, तो वो फंड को दूसरे को देने की बजाय वो क्या करेंगे, अपने ही उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इन रिटर्न वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। मनी लेंडर्स
और जो लैंडलॉर्ड हैं वो दे रहे हैं तो इन रिटर्न वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर रहे हैं, बट जो भी रिलेटिव है वो ऐसे ही दे रहा है, चलिए ठीक है आप कर लो। तो उनके पास भी इतने फंड की रिक्वायरमेंट होती थी कि वो दूसरे को नहीं दे पाते थे, और जब भी किसी को लोन जिसने दिया है, जब भी उसका फंड की ज़रूरत होती थी तो वो जिसको दिया उसे ले लेता था, या तो जब भी हार्वेस्टिंग सारा क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता था, प्रॉफिट मिलता था, जो भी अर्निंग होती थी फार्मर्स की, उसके बाद वो क्या करता था, पे करता था। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या आ गए, कहाँ से फंड को रेज किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहला मनी लेंडर्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, कमीशन एजेंट के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू, लैंडलॉर्ड के थ्रू और फ्रेंड। तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या था, दे हैव चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते थे, और वो अकाउंट को भी मैनिपुलेट कर देते थे, और बहुत सारे फार्मर्स को अपनी जो भी क्रॉप है उसको लो प्राइस में ही क्या करना पड़ता था, सोल्ड आउट कर देना पड़ता था। और कभी अगर कोई भी फार्मर ने लोन को पे बैक नहीं किया तो वो उनकी लैंड को भी ले लेते। सो ये सारी प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस करते थे। इन सारों को देख के ही क्या सोचा गया कि अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू काम नहीं होगा, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस दी सम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो फंड को प्रोवाइड करते हैं। सो द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे मल्टी एजेंसी हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबीज़ हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स की कोऑपरेटिव, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए। तो ये सारे क्या मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस हैं। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1904। जो भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी, जो क्रेडिट प्रोवाइड करती थी, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इन 1904, विच प्लेड अ मेजर रोल इन शिफ्टिंग द रोल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर टू दी फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, उनके थ्रू जो भी इनकम या हम लोग जो क्रेडिट ले रहे थे, उनको किस पे शिफ्ट किया, फॉर्मल सेक्टर मतलब ये सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम लोग लेते हैं। सो अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1969, आफ्टर 1969 क्यों इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस हुआ, बिकॉज इन दैट ईयर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 जो बैंक थे वो क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे। व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड ऑफ द रूरल क्रेडिट, जो भी रूरल क्रेडिट की नीड है। सो ऑल्सो नेशनलाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक इन जुलाई 1969 एक्सपैंडेड द रोल ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। की जैसे ही 1969 में बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो जो भी रूरल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर का डेवलपमेंट या फॉर्मल सेक्टर को वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया था। तो इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है, अब पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं। सो सबसे पहला है दैट इज 1 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव, जिसको देखा हम लोगों ने कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, इन द 1904। ठीक है, सो दीज सोसाइटी एडवांस क्रेडिट टू द फार्मर्स एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, एंड दीज कंट्रीब्यूट नियरली 30% ऑफ द रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का 30% ये कवर करते थे। एंड दीज फोकस ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इनका कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स होते थे। टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर्स, क्लचेज मतलब उनकी पकड़ में जो होता है वो मनी लेंडर्स को उनसे फ्री करना, मनी लेंडर के थ्रू मनी लेंडर्स से उनको फ्री करना, यस। एंड एडवांस क्रेडिट एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड करना, एंड टू इंश्योर टाइमली एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द रूरल एरिया, और ये भी इंश्योर करना कि टाइमली और कंटिन्यूअसली जो रूरल क्रेडिट है वो मार्केट में या रूरल एरियाज़ में अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट आता है दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक।
लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये कह रहा है कि दीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं। एंड दीज क्रेडिट इज ग्रांटेड अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड, ये कब लोगों को लोन मिलता है, जब वो अपनी लैंड को मॉर्गेज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक आर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, इनको परचेज कर सको। एंड कंस्ट्रक्टिंग परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन दी लैंड, जो भी लैंड पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए भी फंड को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज कमर्शियल बैंक क्रेडिट, एंड वी नो वेरी वेल अबाउट द कमर्शियल बैंक, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, टू मेन मोटिव्स आर देयर, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन, ठीक है। सो आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द 1969 कमर्शियल बैंक प्लेड अ मेजर रोल इन द एडवांसिंग क्रेडिट, ठीक है। एडवांसिंग क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए 1969 के बाद ये जो कमर्शियल बैंक थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं टू डायरेक्टली हेल्प द फार्मर्स को हेल्प करते हैं बाई एक्सपैंडिंग देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज में बहुत सारे ब्रांच को भी ओपन कर दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया है टू इनडायरेक्टली हेल्प द फार्मर थ्रू द एजेंट के थ्रू वो फार्मर्स को डायरेक्टली क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, और वो जो भी जनरल पब्लिक है या रूरल फार्मर्स हैं उनको क्या करती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स हैं उनके बारे में भी बताती है कि विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया, जो भी टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो है वो आपके 1975 में क्या हुए थे, एस्टेब्लिश हुए थे। एंड दीज बैंक हैव बीन सेट अप टू कवर द गैप इन द क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ द अवेलेबल फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरियाज, जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ है रूरल एरियाज़ में वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही हैं, उसके लिए क्या हुआ था कि ये बैंक इस्टेब्लिश हुए थे। इसके नाम से ही लग रहा है कि ये रूरल बैंक है, रूरल एरियाज़ में नहीं होते थे, रीजन वाइज रूरल एरियाज़ में बैंक होते थे। सो टू ओपन द ब्रांचेज इन दोज एरिया वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो उस एरियाज़ में क्या है कि बैंक को ओपन करना, उस रीजन में बैंक्स को ओपन करना जहाँ पे कोई भी बैंक इस्टेब्लिश, कोई भी बैंक नहीं है। टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू दी स्मॉल एंड दी मार्जिनल फार्मर्स, जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेसिकली ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है, ये क्या होता है कि इन विलेज एरियाज जो विमेन होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्फ हेल्प मतलब खुद की हेल्प करने का एक ग्रुप होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या वेदर दे आर मेल और फीमेल, वो ग्रुप बनाते हैं और वो हर मतलब अगर हम लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली वो कुछ ना कुछ फंड को उसमें देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 पीपल हैं, 10 हैं विमेन हैं, वो क्या करती हैं 5,000 जितना भी उनका है वो, फिर अगर उन्हीं 10 में से किसी को फंड की ज़रूरत होती है वो उनको फंड दे देती है विद दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको क्या करना पड़ेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। फिर अगेन वो लोग क्या करती हैं, फंड को लेती रहती है, मतलब कलेक्ट करती हैं और जब भी जिसको ज़रूरत होगा वो प्रोवाइड करती है। उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प, मतलब खुद की हेल्प करने वाला वो ग्रुप। नेक्स्ट है दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड, राइट, कह रहे हैं नाबार्ड वॉज सेटअप इन 1982 में वो सेटअप हुआ था एज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंशियल सिस्टम, कि जो भी बेसिकली जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू एक्ट एज एन एपेक्स एजेंसी फॉर द, ओके, सो एक्ट एज एन एपेक्स एजेंसी किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए विच एडवांस क्रेडिट इन द रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो भी स्ट्रेंथ है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने की, उसको प्रमोट करना इन क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक्स हैं। टू प्रमोट असिस्टेंट टू द नॉन फार्म सेक्टर्स, नॉन फार्म मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन
मतलब एग्रीकल्चर से नहीं हो रहा है और अदर हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर्स, लाइफ स्टॉक इनके थ्रू हो रहा है, इनको भी फंड प्रोवाइड करना है। टू कंट्रोल एंड इवेलुएट द प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय इट, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस हुए हैं, उनको फंड मिला है या उनके प्लानिंग्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको भी देखता है ये नाबार्ड कि प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रही है या नहीं, जो प्लानिंग हो रही है वो सही में है या नहीं, फाइनेंस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों को क्या करता है वो देखता है। इट कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द एडवांसिंग द रूरल क्रेडिट। और क्या करता है कि कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करता है।